पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट स्टडीज। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति इन्वायरोर फ्रेंच शब्द से हुई है। इसका मतलब घिरा होना अथवा घेरना। कौन प्राणी किसके द्वारा जैविक और अजैविक घटक द्वारा कहाँ धरातल पर। पर्यावरण देखिए दृश्य वस्तुएं अदृश्य वस्तुएं। पर्यावरण के दो पार्ट है। देखिए दृश्य वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं। पर्यावरण एक मानसिक संकल्पना है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है। यह एक क्षेत्र का अध्ययन है। परिभाषा मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों से उत्पन्न लैंडस्केप के अध्ययन को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण भौतिक पर्यावरण जैविक पर्यावरण। वो देखिए भौतिक पर्यावरण के तीन पार्ट होते हैं। वायुमंडलीय पर्यावरण जलमंडलीय पर्यावरण स्थल मंडलीय पर्यावरण। जैविक पर्यावरण दो पार्ट होते हैं। प्राणी जगत वनस्पति पर्यावरण। देखिए प्राणी जगत के दो पार्ट होते हैं। मानवीय पर्यावरण दूसरा जंतु पर्यावरण। देखिए मानवीय पर्यावरण के दो पार्ट होते हैं। भौतिक ढांचा दूसरा मानवीय पर्यावरण के राजनीतिक पक्ष सामाजिक पक्ष धार्मिक पक्ष सांस्कृतिक पक्ष। अब देखिए जीवमंडल पौधे एवं जंतु होते हैं। स्थल मंडल भूमि जल मंडल। पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसकी कार्य प्रणाली। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की उत्पत्ति पर्यावरण से। परितंत्र परितंत्र से आइकोलॉजी आइकोलॉजी से पारिस्थितिकी शब्द। परिधन आवरण पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण। भौतिक अजैविक जैविक। परि माने तंत्र तथा तंत्र माने चारों ओर की व्यवस्था। आइकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने। देखिए पारिस्थितिकी शब्द रिटर ने सर्वप्रथम उपयोग किया था। देखिए आइकोलॉजी मतलब आइकोस धन लोगस। आइकोस माने आवास लोगस माने अध्ययन जीवों के आवास का अध्ययन। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने 1935 में। एक खुला तंत्र स्थिर दिशा की ओर अग्रसर होता है। टांसले की संकल्पना आनत और निर्गत संबंधों से जुड़ा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल। जैविक अजैविक। देखिए अजैविक भौतिक घटक की उपस्थिति में जो अंतर संबंध उत्पन्न करते हैं इसे एक व्यवस्था का अध्ययन एक व्यवस्था का निर्माण होता है। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैविक घटक अजैविक घटक भौतिक घटक। जैविक घटक में उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। उत्पादक में प्रकाश संश्लेषी प्राणी। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता। अपघटक में दो होते हैं जीवाणु कवक। अजैविक में देखिए कार्बनिक घटक अकार्बनिक घटक। देखिए भौतिक घटक में सौर प्रकाश तापमान वायु आर्द्रता। देखिए उत्पादक किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाला वह प्राणी जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करने की क्षमता होती है। देखिए स्थलीय पर्यावरण में हरे पौधे। महासागरीय पर्यावरण में शैवाल प्लैंकटन कुछ रसायन पोषित बैक्टीरिया। देखिए उपभोक्ता प्राथमिक अपने आहार के लिए सीधे उत्पादक से जुड़ा हो या उस पर निर्भर हो शाकाहारी कहलाता है। द्वितीयक अपने आहार के लिए उत्पादक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों पर निर्भर हो मांसाहारी शाकाहारी। तृतीयक अपने आहार के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर हो मांसाहारी कहलाता है। देखिए अपघटक अथवा मृत्युपजीवी विभिन्न श्रेणी के उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उसके बायोमास में उपस्थित पदार्थ से
अपघटक आहार ग्रहण करता है और बचे हुए भाग को मृदा में शामिल कर देता है। जैसे कवक, जीवाणु। देखिए, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। पारिस्थितिकी के प्रकार। जीवों के आवास के आधार पर जैवमंडल, पृथ्वी, पारिस्थितिकी। देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय में देखिए पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, पठार पारिस्थितिकी तंत्र, मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, घास मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। विषुवतीय वन पारिस्थितिकी तंत्र, सवाना पारिस्थितिकी तंत्र, मानसून पारिस्थितिकी तंत्र, भूमध्य सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, टैगा पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें नदी, नहर, मीठे पानी की झील, तालाब, सरोवर। संक्रमण जल पारिस्थितिकी तंत्र। ज्वारनदमुख, एस्च्यूरी। लवण जल पारिस्थितिकी तंत्र, सागर, लवण, झील। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। संगठन के स्तर के आधार पर। समुदाय पारिस्थितिकी। एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीव समुदाय को आधार बनाकर अध्ययन। देखिए, ऑटो इकोलॉजी, किसी खास जीव को आधार बनाकर अध्ययन। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य प्रणाली। पहला देखिए खाद्य श्रृंखला, दूसरा खाद्य जाल, तीसरा ऊर्जा प्रवाह, चौथा पोषण स्तर। खाद्य श्रृंखला। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाने वाला जीव खाद्य श्रृंखला द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, पोषण स्तर। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। देखिए, चारागाह अथवा बायोम में प्राथमिक उत्पादक घास, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, द्वितीयक उपभोक्ता चूहा, तृतीयक उपभोक्ता सांप, चतुर्थक उपभोक्ता बाज। तालाब में देखिए प्राथमिक उत्पादक शैवाल, प्राथमिक उपभोक्ता मच्छर लार्वा, द्वितीयक उपभोक्ता ड्रैगन फ्लाई लार्वा, तृतीयक उपभोक्ता मछली, चतुर्थक उपभोक्ता रेकुन। अब देखिए सागर बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता पादप प्लवक, प्राथमिक उपभोक्ता प्राणी मंद प्लवक, द्वितीयक उपभोक्ता मछली, तृतीयक उपभोक्ता सील। अब देखिए चतुर्थक सफेद शार्क। अब देखिए बी खाद्य जाल। देखिए खाद्य जाल, हरे पेड़ पौधे, इसको बकरी खाता है और फिर बकरी को देखिए शेर खाता है, बकरी को सियार खाता है, फिर सियार को भी शेर खाता है। और देखिए हरे पेड़ पौधा, इसको खरगोश खाता है, खरगोश को बिल्ली खाती है और जंगली बिल्ली को शेर खाता है। और इसी प्रकार देखिए पेड़ पौधे को चूहा खाता है और चूहा को बिल्ली खाती है, उल्लू खाता है तथा सांप भी खाता है। और देखिए सांप को बिल्ली खाती है तथा सांप को गिद्ध जो बाज होता है वह भी खाता है। यह मल्टी चैनल में चलता है। इसे देखिए ऊर्जा प्रवाह। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता की ओर होगा। ऊष्मागतिकीय नियमों पर आधारित होता है। एक स्थिर द्रव्यमान वाले तंत्र में न तो ऊर्जा का निर्माण होता है न ही विनाश, केवल रूपांतरण होता है। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो उसका कुछ भाग मुक्त हो जाता है
जो पर्यावरण में वापस नहीं आता है। देखिए, सूर्य से ऊर्जा CO2 के रूप में उत्पादक के पास, फिर उत्पादक से देखिए प्राथमिक उपभोक्ता के पास, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता के पास, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता के पास, और देखिए तृतीयक उपभोक्ता से अपघटक के पास, और अपघटक से दोबारा फिर मृदा में जाता है। इसी प्रकार देखिए मृदा से उत्पादक, मृदा और सूर्य से उत्पादक के पास, फिर उत्पादक से अपघटक के पास, प्राथमिक उपभोक्ता से भी अपघटक के पास, द्वितीयक उपभोक्ता से भी अपघटक के पास जाता है। और देखिए शोषण द्वारा मुक्त ऊर्जा, देखिए पोषण स्तर, जब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का ट्रांसफर उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर होता है, जिस स्तर पर जाकर ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है, वही पोषण स्तर का निर्माण होता है। हरे घास का मैदान, हरे घास इसको कीट खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज खाता है। देखिए जो हरा घास है वो उत्पादक है, यह फर्स्ट पोषण स्तर का प्राणी है। जो घास है वह फर्स्ट पोषण स्तर का प्राणी है। कीट सेकंड का, मेढक थर्ड का, सांप फोर्थ का, बाज और मोर फाइव्थ का। देखिए PC मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाड्रेटरनरी कंज्यूमर। देखिए कीट जो है कि प्राइमरी कंज्यूमर, मेढक सेकेंडरी कंज्यूमर, सांप टर्शियरी कंज्यूमर। अब देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाने वाला कुल जीव, उसके कुल बायोमास और उन सभी जीवों के मध्य ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन का आरेख पिरामिड के आकार का हो जाता है, इसलिए इसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड बराबर किस, इसकी संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने दिया था। अब देखिए संख्या पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र में कुल जीवों की संख्या सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। देखिए तालाब तंत्र, इसका देखिए पिरामिड सीधा है, जैव संख्या का सीधा पिरामिड। देखिए और घास स्थल, इसका भी पिरामिड सीधा है, बट देखिए तालाब वाली घास कम है, फिर उससे कम देखिए, फिर उससे कम, फिर आगे सबसे कम, फिर देखिए यहाँ पे सबसे कम होता है। और देखिए घास में ये दो, देखिए प्राथमिक वाला सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद यह है, उसके बाद फिर यह है। देखिए उल्टा पिरामिड, देखिए पेड़ जो कि उत्पादक हैं वह बहुत कम होते हैं। फिर उसको देखिए शाकाहारी, जो शाकाहारी जानवर जो होते हैं चिड़िया उड़िया, वो सब पेड़ से भी कम होते हैं, यानी पेड़ से थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। और फिर देखिए जो परजीवी होते हैं वे इन शाकाहारी से भी ज़्यादा संख्या में होते हैं। और देखिए जो उच्च परजीवी होते हैं वह परजीवी से भी ज़्यादा संख्या में होते हैं। इसका देखिए इसीलिए उल्टा त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए भार अथवा बायोमास पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का कुल वजन सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे देखिए सीधा जैव भार पिरामिड, स्थलीय परितंत्र। देखिए उत्पादक का वजन सबसे भारी होता है, लगभग 1000 किलोग्राम। फिर देखिए उसके बाद जो उत्पादक को खाते हैं शाकाहारी जानवर, उनका वजन भी थोड़ा सा उत्पादक से कम, यानी 100 किलोग्राम के लगभग होता है। और देखिए प्राथमिक मांसभक्षी जो होते हैं उनका वजन 10 किलोग्राम। फिर देखिए शीर्ष मांसभक्षी जो होते हैं उनका वजन 1 किलोग्राम।
अब देखिए जलीय परितंत्र का उल्टा व्यवहार। देखिए इसमें जो उत्पादक होते हैं इनका वजन सबसे कम होता है, जो कि दिया हुआ है 4 ग्राम पर मीटर। फिर देखिए शाकाहारी, इनका वजन दिया हुआ है 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, जो कि उत्पादक से थोड़ा सा भारी हैं। और फिर देखिए मांसभक्षी जो होते हैं इनका वजन 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। लिंडमान के 10% नियम पर आधारित पिरामिड सिर्फ सीधा हो सकता है। देखिए सौर ऊर्जा से प्राथमिक उत्पादक को 100% एनर्जी मिलती है। देखिए उसके बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ता को 10%, द्वितीयक उपभोक्ता को 1%, फिर उसके बाद 0.1%, फिर देखिए शीर्ष बच्चे को 0.01%। देखिए ये सब ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षरण कर रहे हैं। देखिए तृतीयक उपभोक्ता स्तर है। देखिए ये सभी अपघटक द्वारा पुनः प्राथमिक उपभोक्ता को एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। पारिस्थितिकी पदछाप फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट एक व्यक्ति या उद्योग जो जीवाश्म ऊर्जा से संचालित है उसके द्वारा वायुमंडल में लाया गया CO2। पारिस्थितिकी पदछाप उस वायुमंडलीय CO2 को करने की क्षमता वनस्पति का पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। CO2 अवशोषित हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण, इकोटोन। दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र, एजा प्रभाव। जब इकोटोन क्षेत्र में अपने आसपास के क्षेत्र से जैव विविधता अधिक हो, इसे एज इफेक्ट कहते हैं। इकोटोन। ज्वारनदमुख एस्चुरी मैंग्रोव वनस्पति। देखिए कार्बन चक्र, ज्वालामुखी उद्गार, वातावरणीय CO2 एवं पानी में घुलनशील CO2, प्रकाश संश्लेषण से पौधे में, फिर पौधे से जीवाश्म ईंधन में, फिर जीवाश्म ईंधन में ईंधन द्वारा दहन से पुनः वातावरण में, और देखिए पौधे से शोषण से पुनः वातावरण में। देखिए फिर पौधे से पौधे का विघटन होना, फिर पौधे द्वारा जानवर में, फिर जानवर का विघटन होना, फिर जानवर से शोषण एवं उपापचय से पुनः वातावरण में। और देखिए जानवर पौधे के विघटन होने पर, जैविक अपघटन होने पर देखिए पुनः वायुमंडल में। कार्बन चक्र का प्रवाह चित्र। CO2 H2O कार्बोनिक अम्ल सागरीय जल का अम्लीकरण होता है। देखिए जल चक्र प्रक्रियाएं, सौर प्रकाश का निवेश, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, शोषण कार्य, संघनन, बादल निर्माण, वर्षण। देखिए वाष्पीकरण, वर्षा तथा बर्फबारी द्वारा। देखिए भूजल, फिर देखिए वाष्पोत्सर्जन, शोषण द्वारा, देखिए वायुमंडल में भेजा जाता है। जल चक्र N2 चक्रण। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जैविक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फिर देखिए अमोनियम H4+ के रूप में, फिर देखिए नाइट्राइट तथा नाइट्रेट NO3 निगेटिव, NO3 निगेटिव, फिर देखिए विनाइट्रीकरण द्वारा पुनः नाइट्रोजन में। देखिए नाइट्रोजन चक्र, धरातल पर N2 चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु से राइजोबियम, सजीव वेक्टर, क्लस्ट्रिडियम नाइट्रेट में बदल जाता है। फिर देखिए जैविक पदार्थ अपघटन द्वारा पुनः नाइट्रोजन। कृषि भूमि,
नाइट्रोजनी उर्वरक से मृदा विनाइट्रीकरण के द्वारा स्यूडोमोनास विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु। अम्लीय वर्षा देखिए क्या है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.5 से कम हो तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा जल शुद्धतम रूप प्रदूषक पीएम गैस अशुद्ध पीएम माने पार्टिकुलेट मैटर कारण सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस H2O नाइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कार्बोनिक अम्ल वर्षा जल के साथ मिश्रित होकर पृथ्वी पर आता है। पीएच मान 5.5 से कम। क्षेत्र प्रभाव। अम्लीय वर्षा कराने वाले गैसों का स्रोत सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी उद्गार, मानवीय स्रोत स्वचालित वाहन, तेल शोधनशाला, ताप विद्युत संयंत्र। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक स्रोत तड़ित की घटना से NO नाइट्रोजन ऑक्साइड से। मानवीय स्रोत में नाइट्रोजनी उर्वरक जेट यान के ईंधन के दहन से। कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक स्रोत शोषण जैविक पदार्थों के दहन से। मानवीय स्रोत वाहन कारखाना से। अम्लीय वर्षा के प्रभाव। मृदा तंत्र, जल तंत्र, वनस्पति तंत्र, मानव पर। देखिए मृदा तंत्र। मृदा अम्लीय, गुणवत्ता कम, कृषि के लिए अनुपयुक्त, पैदावार में कमी, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। जल तंत्र, जल प्रदूषण उच्च अक्षांश में झील जल प्रदूषण का कारण, जीव मारा जाएगा, पर्यटन उद्योग प्रभावित, पेयजल संकट। वनस्पति विनाश का कारण। स्कैंडिनेवियाई देशों में 60% से अधिक वनस्पति का विनाश मानव पर। देखिए अम्लीय वर्षा का प्रभाव। भवन की दीवारों को संक्षारित, भवन कमजोर, ताजमहल, मथुरा तेल शोधक कारखाना के कारण। ओजोन का परिचय। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ गैस नीले रंग की गैस सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है। 2 प्रकार की होती है, गुड ओजोन समताप मंडल में, बैड ओजोन क्षोभ मंडल में। स्मॉग फोटोकेमिकल धुंध औद्योगिक शहर और अधिक जनसंख्या क्षेत्र में। पर्यावरण हानि, मानवीय स्वास्थ्य हानि। O3 का निर्माण क्षेत्र 20 किलोमीटर से 65 किलोमीटर। समताप मंडल में, मध्य मंडल में। अधिकतम सघनता 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर। समताप मंडल। यहाँ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा स्वतः ओजोन का निर्माण भी होता है और विनाश भी। मध्य मंडल O3 60 किलोमीटर। समताप मंडल क्षोभ मंडल O3 बैड ओजोन, गुड ओजोन 50 किलोमीटर। ओजोन का महत्व। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोकती है। पराबैंगनी किरण वनस्पति के क्लोरोफिल वर्णक को प्रभावित कर सकता है तथा मानव को भी कई प्रकार की बीमारियों से प्रभावित कर सकता है, जैसे चर्म रोग, कैंसर। ओजोन इन सब प्रभावों से वनस्पति, मानव एवं जंतु की रक्षा करता है। यह रक्षा कवच के रूप में काम करता है। ओजोन क्षरण। ओजोन परत का औसत सांद्रता से कम होना। ओजोन परत की सांद्रता मापक डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। ओजोन परत की औसत सांद्रता 300 डॉप्सन यूनिट। ओजोन होल ऐसे क्षेत्र जहां ओजोन परत की सांद्रता 220 डॉप्सन यूनिट से भी कम हो। अंटार्कटिका 1974। शेरवुड, रॉलैंड, मारियो मोलिनो। O3 डिप्लेशन के बारे में बताया। 1985 प्रमाणिक जांच, ब्रिटिश दल जोसेफ फोरमैन। ओजोन क्षरण से संबंधित सिद्धांत। क्लोरीन परिकल्पना, सल्फेट परिकल्पना,
नाइट्रोजन ऑक्साइड परिकल्पना, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल परिकल्पना, क्लोरीन परिकल्पना, ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थ, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, संयुक्त रूप में हेलांस, ओजोन क्षरण का प्रभाव, महासागरीय पर्यावरण का प्रभाव, अल्ट्रावायलेट का आगमन बढ़ेगा, समुद्र का तापमान बढ़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन के कारण ग्लेशियर बढ़ेगा, हिम का पिघलना बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से शैवाल पर प्रभाव पड़ेगा, शैवाल के कारण प्रवाल प्रभावित होगा, मछलियों की कम उत्पादन से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होंगी और मछुआरों के रोजगार में कमी आएगी। मृदा तंत्र का प्रभाव, अल्ट्रावायलेट के आगमन बढ़ने से मृदा की नमी जल्द समाप्त हो जाएगी, जिससे मृदा का अपरदन होगा और उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आएगी। कृषि तंत्र पर प्रभाव, कृषि की उत्पादन और उत्पादकता में कमी, जिससे खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव। वनस्पति पर प्रभाव, क्लोरोफिल वर्णक प्रभाविता, CO2 सिंक क्षमता में कमी, जीडब्ल्यू वृद्धि, वनस्पति की उत्पादकता में कमी, पारिस्थितिकी सूखा का कारण, जंतु समुदाय पर प्रभाव, चर्म रोग, शरीर में गांठें पड़ जाना, बाल गिरना, मानव समुदाय पर प्रभाव, चर्म कैंसर, गोरे लोगों में अधिक, आंख संबंधी बीमारी या जीन में परिवर्तन हो सकता है। भूमंडलीय तापमान पर प्रभाव, यह कई प्रकार से भूमंडलीय तापन को प्रभावित करता है। ओजोन संरक्षण के प्रयास, वियना सम्मेलन 1985, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 1987 से लागू, ओजोन डिप्लेक्टिंग गैस पदार्थ की पहचान की गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, 1989 से लागू, ओडीएस के उत्सर्जन में चरणबद्ध रूप से कमी लाने पर समझौता, सीएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करना। 2000 ईस्वी विकसित देश, 2010 विकासशील देश। किगाली समझौता 2016, रवांडा के किगाली शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षधर देशों की का समझौता। 2047 तक एचएफसी में चरणबद्ध तरीके से कमी लाने का लक्ष्य। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण के स्रोत का कारण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारक, गैसीय वायु प्रदूषक, कणीय वायु प्रदूषक, ज्वालामुखी उद्गार, वनाग्नि की घटना, परागण, सूक्ष्म मृदा, धूलकण, पार्थेनियम धूलकण। मानवीय कारण, कणीय वायु प्रदूषक, गैसीय वायु प्रदूषक, ताप विद्युत संयंत्र, पत्थर तोड़ने वाले उद्योग, स्वचालित वाहन, ईंट का भट्ठा, लकड़ी का कार्य, पराली का दहन, जीवाश्म के दहन से। धूल कणों के आकार के आधार पर, एरोसॉल आकार 1 से 10 माइक्रोन, ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में। एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणीय प्रदूषक, आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। फ्लाई ऐश, यह एक प्रकार का पाउडर होता है, वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। मुख्य स्रोत था विद्युत संयंत्र, सिलिकेट खनिज की उपलब्धता, वैज्ञानिक उपयोग, बंजर भूमि में जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, सीमेंट, ईंट, सड़क आदि निर्माण में, लैंड फिलिंग में, बर्तन निर्माण में। कणीय प्रदूषक का प्रभाव, वनस्पति जगत पर प्रभाव, वनस्पतियों की पत्तियों पर जमा स्टोमेटा को बंद कर देगा, वनस्पति सूखने लगती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी। वायुमंडलीय तापन पर प्रभाव, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने पर भूमंडलीय तापन भी बढ़ेगा। मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव, आँख में जलन, आँख से आंसू, सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या। गैसीय वायु प्रदूषक, प्राकृतिक स्रोत, वन अग्नि की घटना, CO2, CO, ज्वालामुखी उद्गार, SO2, एसिडिक रेन, CO2, CHG, वनस्पति के दैहिक उत्सर्जन से मीथेन, CH4 की उत्पत्ति।
जैविक पदार्थ के विघटन से CO2, CHG, NO2, एसिडिक रेन। मानवीय स्रोत देखिए गैस CO2 जीवाश्म के दहन से प्रभाव, GHI उत्पन्न, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जीवाश्म के अपूर्ण दहन से, सिगरेट के धुएं से। दमघोटू गैस शरीर में हीमोग्लोबिन के O2 परिवहन की क्षमता को कम कर देता है। SO2 स्वचालित मोटर वाहन, तेल शोधन कारखाना से। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी विषाक्त कोहरा का निर्माण। NO2 स्वचालित वाहन, जेट यान के ईंधन से। अम्ल वर्षा स्माग, मीथेन, CH4 कोयला खान से, दलदली भूमि से, आर्द्र भूमि से, चावल धान का खेत से, घरेलू दीमक से, पशु गोबर से। GHI प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए CFCs एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से, फोम के निर्माण में, एरोसॉल स्प्रे से, प्रोडक्ट से। सिंगर समान प्रभाव, ODS ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। अब देखिए वायु प्रदूषक कण बीमारी, कोयले का धूल कण, एंथ्रोकोसिस, एस्बेस्टस का धूल कण, एस्बेस्टोसिस, पार्थेनियम का धूल कण, अस्थमा, लोहे का धूल कण, सिडरोसिस, तांबे का धूल कण, विल्सन, कैडमियम का धूल कण, इटाई, बेंजीन का धूल कण, रक्त कैंसर, गन्ने का धूल कण, बेगासिस, कपास का धूल कण, क्रिसनोसिस। जल प्रदूषण, जल की शुद्धता की माप, pH मान के आधार पर। हाइड्रोजन की सांद्रता की जांच, pH मान 0 से 7 अम्लीय, 7 उदासीन, 7 से 14 क्षारीय। समुद्र जल। तो देखिए जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यूट्रोफिकेशन स्थिर जलाशय, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस की अधिकता के कारण कुछ जलीय पादप जीवों में तेजी से वृद्धि। शैवाल में वृद्धि, शैवाल प्रस्फुट या एल्गी ब्लूम कहलाता है। इसके कारण जल का रंग बदल जाता है। यूट्रोफिकेशन के कारण हाइसिंग और जलकुंभी जैसे पादप में वृद्धि होती है। इन पादप एवं जीवों में वृद्धि के कारण ये जल में घुलित O2 का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है और O2 की मांग बढ़ जाती है। जीव अनाक्षित शोषण करना शुरू कर देते हैं, जिससे मीथेन और अमोनिया जैसे गैसों में वृद्धि हो जाती है। अंततः तालाब पूर्णतः प्रदूषित हो जाता है, जल से बदबू आने लगती है, परिणाम स्वरूप जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जल में पाए जाने वाले ठोस प्रदूषणकारी तत्व, कार्बन ठोस प्रदूषक, अकार्बनिक ठोस प्रदूषक, सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, बेंजीन जस्ता ठोस प्रदूषणकारी तत्व को जलीय सूक्ष्मजीवी समाप्त करता है। इस प्रक्रिया जलीय सूक्ष्मजीवी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहलाती है। सीओडी ठोस प्रदूषणकारी तत्व O2 की घुलित मात्रा के आधार पर नदी जल की शुद्धता की माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब घुलित जल में O2 की मात्रा 8 मिलीग्राम पर लाइन से कम हो जाए तो जल प्रदूषित माना जाता है। अगर O2 की घुलित मात्रा 4 mg पर लीटर कम हो जाए तो जल को क्रांतिक रूप से प्रदूषित माना जाता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। TDS के आधार पर टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, जल में घुलित ठोस पदार्थ की मात्रा TDS कहलाती है। एग्जाम्पल Ca मैग्नीशियम, पोटेशियम, Na कार्बोनेट्स, क्लोराइड। इसके आधार पर जल की शुद्धता की माप की जाती है। देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जब जल में ठोस पदार्थ की मात्रा 500 ppm हो तो जल पीने योग्य पार्ट्स पर मिलियन। WHO के जल में TDS 300 से कम ppm
बहुत शुद्ध जल, देखिए एरिप्टिडियस 300 से 600 ppm अच्छा जल, टीडीएस यदि 600 से 900 ppm चलने वाला जल, टीडीएस यदि 900 ppm से अधिक खराब जल। पेयजल की शुद्धता मापने का पैमाना है पीएच मान के आधार पे, टीडीएस के आधार पे, सॉफ्टनेस हार्डनेस के आधार पे। जल प्रदूषण, जल प्रदूषक स्रोत के आधार पर बिंदु स्रोत प्रदूषक, अबिंदु स्रोत प्रदूषक। बिंदु स्रोत प्रदूषक यह जानकारी हो कि प्रदूषक तत्व कहाँ से आ रहा है। नगरीय सीवेज औद्योगिक प्रदूषक। अबिंदु स्रोत प्रदूषक जिस प्रदूषक तत्व के जल में आने का स्रोत पता नहीं हो। वर्षा जल के द्वारा बदल कर आया प्रदूषक। कृषि प्रदूषक खुले में शौचशाला से, मरे हुए मवेशी से। जल स्रोत के आधार पे धरातल जल का प्रदूषण, भूमिगत जल का प्रदूषण, महासागरीय जल का प्रदूषण, सतही जल का प्रदूषण, नदी और झील जल का प्रदूषण कारक। कृषि प्रदूषक, औद्योगिक प्रदूषक, गर्म जल तापीय प्रदूषण तथा रिसाव। नगरीय प्रदूषक, क्लोराइड सल्फेट। घरेलू प्रदूषक, डिटर्जेंट वाला पानी, खुले में शौच से, अवैध एवं अवैज्ञानिक खनन से, पूजन सामग्री विसर्जन से, नदियों के किनारे अवस्थित शवदाह केंद्र से, रेडियोधर्मिक प्रदूषक से। देखिए भूमिगत जल का प्रदूषण, प्रदूषण करने वाले तत्व आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। प्रदूषण के कारण रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, डीडीटी आदि वर्षा जल के साथ सिंक होकर जब ई कचरा को खुले में छोड़ दिया जाए तो यह वर्षा जल के साथ सिंक होकर भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उपकरणों का वाष्प। महासागरीय जल का प्रदूषण कारक, महाद्वीपीय प्रदूषक जो नदियों द्वारा लाया जाता है। महासागरीय किनारे अवस्थित नगरों की सीवेज, एक चेन्नई, मुंबई। महासागरीय किनारे अवस्थित उद्योग, तेल का रिसाव, मग्न तटीय खनन। गहन सागरीय खनन, प्लास्टिक प्रदूषण औसतन हर वर्ष 20 मिलियन टन, जिसके कारण सागर के कई क्षेत्र डेड जोन जहाँ जीवन न हो बन गए हैं। तटीय पर्यटन, रेडियोधर्मी पदार्थ से नाभिकीय परीक्षण, ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष कचरा। जल प्रदूषण का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, किडनी खराब, नाइट्रोजन युक्त जल से, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड युक्त जल से, फ्लोरोसिस, आर्सेनिक युक्त जल से, ब्लैक फुट, कैडमियम युक्त जल से, इटाई, सीसा युक्त जल से, एनीमिया, पारा युक्त जल से, मिनीमाता, जापान के मिनीमाता की खाड़ी में उसके पास अवस्थित उद्योग से, पारा युक्त जल रिसाव से फैली बीमारी। जलीय परितंत्र पर प्रभाव, O2 की कमी के कारण जलीय जीव की मृत्यु होगी। सागर जल का आहार श्रृंखला प्रभावित होगा जिससे जलीय जैव विविधता का नाश हो जाएगा। डॉल्फिन, घोंघा, घड़ियाल चंबल में। आर्थिक प्रभाव, मत्स्य व्यवसाय पर प्रभाव, खाद्यान्न सुरक्षा प्रभावित, मत्स्य व्यवसाय में लगे लोगों में बेरोजगारी, पर्यटन उद्योग प्रभावित, पेयजल संकट। वैश्विक जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के औसत तापमान में परिवर्तन। पृथ्वी का औसत तापमान 15 अंश सेल्सियस। सकारात्मक परिवर्तन 15 अंश से ऊपर बढ़े, नकारात्मक परिवर्तन 15 से कम हो। 15 से ऊपर बढ़े ग्लोबल वार्मिंग का कारण, 15 से कम हो ग्लोबल कूलिंग का कारण। पॉजिटिव, नेगेटिव।
जलवायु परिवर्तन में दोनों अवधारणा शामिल है। भूमंडलीय तापमान, भूमंडलीय शीतलन। यह एक शाश्वत प्रक्रिया में मानी जाती है। यह प्राकृतिक कारणों से भी घटित होती है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जलवायु परिवर्तन से समस्त जैव भूरासायनिक चक्र में परिवर्तन होता है। अब देखिए वायुमंडलीय तापमान। पृथ्वी के औसत तापमान में पॉजिटिव वृद्धि। पृथ्वी का औसत तापमान जब 15 अंश सेल्सियस से ऊपर बढ़े, हरित गृह प्रभाव के कारण की अवधारणा पर आधारित, जो गैसें हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के नियमों का सही रूप से पालन नहीं होने पर भूमंडलीय तापन होता है। सन लघु शारीरिक विकिरण, एटमॉस्फेयर, सीएचजी, अवरक्त विकिरण, धरातल। वायुमंडल में पाई जाने वाली सीएचजी सूर्य से आने वाली लघु शारीरिक विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, परंतु यह ऊष्मा जब पृथ्वी से अवरक्त विकिरण के रूप में निकलती है तो ये सीएचजी गैसें इसे वायुमंडल में अवशोषित कर वापस भेज देती हैं, जिससे वायुमंडलीय तापन उत्पन्न होता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, फ्लोरीनेटेड गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सीएफसी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। जलवाष्प, जलवायु दबाव, सकारात्मक जलवायु दबाव, सीएचजी की सांद्रता, ग्लोबल वार्मिंग। नकारात्मक जलवायु दबाव, सीएचजी की सांद्रता, ग्लोबल कूलिंग। प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से सौर प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है। वनस्पति की पत्तियों पर जमा हो जाता है, जिससे वनस्पति के प्रकाश संश्लेषण में क्षमता में कमी होगी, जिससे वायुमंडलीय CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी, जिसके कारण भूमंडलीय तापन बढ़ेगा। पृथ्वी के क्रायोस्फीयर को प्रभावित कर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। देखिए निर्वाणीकरण, पृथ्वी परितंत्र का CO2 सिंक क्षमता। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, वायुमंडलीय तापन होगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र अनायोजित नगरीकरण, स्थानांतरित कृषि, अनियंत्रित खनन, तीव्र औद्योगिकीकरण, कृषि क्षेत्र विस्तार, अति पशुचारण, जल विद्युत परियोजना। वायुमंडलीय तापन का प्रभाव। स्थलमंडलीय पर्यावरण पर प्रभाव, वायुमंडलीय पर्यावरण पर प्रभाव, जलमंडलीय महासागरीय पर्यावरण पर प्रभाव, आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन पर प्रभाव, महासागरीय पर्यावरण पर प्रभाव, सागर तल में वृद्धि, खाद्य श्रृंखला के ऊपर प्रभाव, महासागरीय जैव विविधता पर प्रभाव, वायुमंडलीय तापन पर प्रभाव। वायुमंडल पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, वायु की रासायनिक संगठन में परिवर्तन, ओजोन डिप्लीशन की घटना, अम्ल वर्षा, चरम मौसमी घटनाएं, वायुमंडलीय आपदाएं, सूखा, शीतलहर, बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, गर्म लू, ओलावृष्टि। स्थलमंडलीय पर्यावरण पर प्रभाव, वनाग्नि, दावानल की घटना, जंगलों में आग लगना, अमेजन, रूस, साइबेरिया। मृदा पर प्रभाव, मृदा की नमी जल्द समाप्त होगी, अपरदन व निम्नीकरण होगा, जैसे कृषि उत्पादन उत्पादकता कम होगी। विश्व की खाद्य सुरक्षा पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कृषि पर प्रभाव, शीत ऋतु में उत्पादित फसल का वर्धन काल कम हो जाएगा। पॉजिटिव प्रभाव, शीतोष्ण व शीत क्षेत्रों में नई कृषि भूमि, यहाँ फसल वर्धन काल बढ़ जाएगा। गेहूं का उत्पादन कम होगा, रबी फसलों का उत्पादन कम होगा, फसल प्रतिरूप बदलेगा। जल संसाधन और जल चक्रण का प्रभाव, जल संसाधन, वाष्पीकरण अधिक होने से स्थलीय जल स्रोत सूखेंगे, जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी।
जल चक्र तीव्र हो जाएगा, जिससे बेमौसमी ओलावृष्टि के कारण वर्षा की सक्रियता बढ़ेगी और बाढ़ की आपदा उत्पन्न होगी। स्थलीय हिमनद पर प्रभाव। पर्वतीय हिमनद पिघल रहे हैं। जिस दर से हिमनद पिघल रहे हैं, अनुमानतः 2050 तक हिमालय के 35% हिमनद पिघल जाएंगे। हिमनद पिघलने का प्रभाव। नदी में जल बढ़ेगा प्रारंभ में। नदी में जल समाप्त होगा अंत में। नदी की जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। कृषि कार्य प्रभावित होगा। घरेलू कार्य प्रभावित होगा। परिवहन कार्य प्रभावित होगा। मनोरंजन कार्य प्रभावित होगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद की समस्या होगी। महामारी पर प्रभाव। उष्णकटिबंधीय महामारी बढ़ेगी और क्षेत्र का भी विस्तार होगा। उदाहरण मलेरिया, डेंगू, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस। तापमान बढ़ने से मच्छर का लार्वा तेजी से विकसित होता है। मच्छर जिन बीमारियों का वाहक है, उसके क्षेत्र और प्रभाव में वृद्धि होगी। अब देखिए, संपोषणीय विकास, धारणीय विकास, सतत विकास। धारणीय विकास की पृष्ठभूमि 1960 के दशक से पश्चिमी देशों में वृद्धि के साथ समानता, समान वितरण जैसी संकल्पनाओं का विकास हुआ। राकल कार्सन ने अपनी पुस्तक द सैलिट स्प्रिंग डीडीटी का पर्यावरण पर प्रभाव की चर्चा की। एहरलिच एवं उनके सहयोगी द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉपुलेशन बम में जनसंख्या वृद्धि, द अर्बन डायनामिक्स, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, पर्यावरण के संरक्षण में नागरिक समाज की भूमिका, क्लब ऑफ रोम्स के मीडोज बंधु द्वारा धारणीय विकास के संदर्भ में एक संकल्पना प्रस्तुत किया गया। डैशमैन ने धारणीय विकास का त्रिभुजाकार मॉडल 1981 में दिया था। आत्मनिर्भर धारणीय विकास प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम अस्तित्व में आया। इसके प्रथम निदेशक मॉरिस स्ट्रांग द्वारा इको डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया। विश्व भर में कई पर्यावरण आंदोलनों की शुरुआत हुई। चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, एपिको आंदोलन, साइलेंट आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1984 यूएन महासभा द्वारा एक कमेटी बनाई गई। अध्यक्ष बर्टलैंड, नॉर्वे के प्रधानमंत्री। बर्टलैंड कमेटी, एक आयोग का गठन, विश्व विकास पर्यावरण आयोग। इस आयोग ने यूएन महासभा को रिपोर्ट दिया। 1987 द्वारा हमारा साझा भविष्य। बर्टलैंड कमेटी ने ही धारणीय विकास, सतत विकास, संपोषणीय विकास की अवधारणा को परिभाषित किया। धारणीय विकास और उसमें शामिल संकल्पना। बर्टलैंड कमेटी, इस समिति के तहत धारणीय विकास हुआ है, जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिससे वर्तमान पीढ़ी का विकास हो। विकास तो हो ही, साथ ही संसाधन भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा रहना चाहिए, अर्थात भविष्य की कीमत पर वर्तमान का विकास नहीं होना चाहिए। संकल्पनाएं, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संवर्धन, संसाधनों का अंतर पीढ़ी स्थानांतरण, लैंगिक समानता, संसाधन तक जितनी पहुँच पुरुष की हो उतनी महिला की भी हो, सामाजिक समानता, संसाधनों तथा तक सबकी पहुँच, सामाजिक न्याय, पारिस्थितिकीय मित्र प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अभी समय का पालन, सामाजिक आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय विकास के मध्य सामंजस्य होना। रुको और जाओ संकल्पना, विकास कार्य करने से पहले उससे पर्यावरण को होने वाली हानियों को जान लेना। संसाधन का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग। धारणीय विकास की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्था, पर्यावरण संरक्षण संधि 3 है। देखिए, जैव विविधता से संबंधित संधि, ओजोन संरक्षण संधि, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन, काप सम्मेलन।
देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्था UNFCCC, IPCC, UNEP, ट्रैफिक टच, WWF, पर्यावरण संरक्षण धारणीय विकास का सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, स्वीडन। तीन महत्वपूर्ण निर्णय। UNEP अस्तित्व में आया 1973 से कार्यरत, विधिवत रूप से स्थापित, मुख्यालय नैरोबी। दूसरा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा, विकासशील देशों में पर्यावरण मंत्रालय, भारत वन पर्यावरण मंत्रालय। दूसरा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। धारणीय विकास पर आयोजित प्रथम सम्मेलन, धारणीय विकास को बढ़ावा, एजेंडा 21 को अपनाया गया। जैव विविधता पर अभिसमय को अपनाया गया, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध अभिसमय को अपनाया गया, वन संवर्धन का सिद्धांत अपनाया गया। वित्तीय सहायता अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के लिए। UNFCCC अस्तित्व में आया 1994 में स्थापित, काप सम्मेलन आयोजित कराता है। 1995 में पहला काप सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में हुआ था। दूसरा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। एजेंडा 21 की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया। रियो +20 सम्मेलन धारणीय विकास पर आयोजित, 2012, रियो डी जेनेरियो। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जापान, कोटा। पहला चरण 2005 से 2012, दूसरा चरण 2013 से 2019। CHG की पहचान। वायुमंडल में कार्बन का स्तर 1990 के पूर्व स्तर पर ले जाने के लिए उसके उत्सर्जन में 5.2% की कमी लाना। CO2 उत्सर्जन में कमी लाना विकसित देशों की जिम्मेवारी। विकसित देश किस प्रकार CO2 उत्सर्जन में कमी लाएं और दायित्व निभाएं, इस आधार क्योटो पक्षीय देशों को 3 समूहों में विभाजित कर दिया गया। देशों का वर्गीकरण एनेक्स फर्स्ट, एनेक्स सेकंड, नॉन एनेक्स। OECD के सदस्य देश विकसित देश। OECD सदस्य देश अर्थव्यवस्था संक्रमण। OECD सदस्य नहीं अल्प विकसित देश। 5% CO2 उत्सर्जन की दर, 2012 तक CO2 उत्सर्जन। इन देशों को वित्तीय सहायता देने की चर्चा में कमी लाने की जिम्मेदारी से छूट। क्योटो प्रोटोकॉल में 3 नवाचार संकल्पना सामने आया। कार्बन व्यापार संकल्पना, स्वच्छ विकास तंत्र CDM, संयुक्त कार्यान्वयन। कार्बन व्यापार संकल्पना, CO2 का क्रय विक्रय कार्बन व्यापार कहलाता है। यदि कोई देश तय सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करता है तो बचा हुआ कार्बन सरप्लस होता है, और अगर कोई दूसरा देश तय सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है तो वह उस देश का कार्बन सरप्लस खरीद सकता है जिसके पास बचा हुआ था। अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश या तो कार्बन सरप्लस खरीदकर या अल्प विकसित देशों को CDM देकर अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सकता है। व्यापार तरीका। कार्बन सरप्लस वाले देश को UNFCCC के कार्यालय में रिपोर्ट जमा करना होता है। उसके बाद UNFCCC उसकी जांच उच्चतर स्तर पर वैज्ञानिकों द्वारा करवाता है। जांच सही पाए जाने पर देश को सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे कार्बन क्रेडिट भी कहते हैं। व्यापार का स्थान शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज अमेरिका, नॉर्थ पोल क्लाइमेट एक्सचेंज यूरोप। CO2 का क्रय विक्रय 2 तरीकों से होता है, ऑन ट्रेडिंग शेयर बाजार की तरह, ऑफसेट ट्रेडिंग CDM से। UNFCCC का मुख्य का सम्मेलन 21 मार्च 1994। देखिए 95 बर्लिन सम्मेलन जर्मनी में, 97 क्योटो प्रोटोकॉल जापान में, 7 में बाली सम्मेलन इंडोनेशिया, 9 में कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क, 10 में कैनकुन सम्मेलन मैक्सिको में। देखिए 21 में ग्लासगो सम्मेलन स्कॉटलैंड में, 22 में शर्म अल शेख मिस्र में, 2023 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित। पेरिस जलवायु वार्ता काप 21 सम्मेलन 2015। CO2 उत्सर्जन में
50% भागीदारी वाले 55 देशों के हस्ताक्षर के बाद यह कन्वेंशन लागू हुआ। 2 अक्टूबर को भारत ने भी हस्ताक्षर किया। सबसे पहला देश फिजी हस्ताक्षर करने वाले। प्रमुख घोषणा पत्र पेरिस घोषणा पत्र। भूमंडलीय तापन 21वीं सदी के अंत तक भूमंडलीय तापन को 1.5 अंश सेल्सियस से अधिक नहीं होने देने का लक्ष्य। आईएनडीसी लक्ष्य 2020 में क्योटो के स्थान पर नई संधि लाने का लक्ष्य जो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो। आईएनडीसी इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। आईएनडीसी लक्ष्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं बल्कि स्वैच्छिक है। सभी देशों ने अपने अपने आईएनडीसी लक्ष्य चुने। भारत का आईएनडीसी लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% तक कमी लाना। पहले आधार वर्ष 2005 था, अब 2006। 2030 तक कुल ऊर्जा में 40% नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी। 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन CO2 सिंक क्षमता का विस्तार करेगा। तीसरा मिशन इनोवेशन। नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ावा हेतु विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह संगठन। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अस्तित्व में आया। ऐसे देशों का समूह जो कर्क एवं मकर रेखा के बीच स्थित हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन सहयोग पर आधारित। भारत के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति की पहल से शुरुआत। मुख्यालय कार्यालय भारत के गुरुग्राम में। अब देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड हरित जलवायु कोष $1 अरब का फंड होगा। विकसित देशों द्वारा दिया जाएगा। अल्प विकसित विकासशील देशों को अनुकूल क्षमता निर्माण शासन समन कार्य जलवायु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। इस फंड का विचार डरबर सम्मेलन में आया। यह अस्तित्व में दोहा में सम्मेलन आया। अब देखिए 6वां क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। UNFCCC की एक पहल 2050 तक लक्ष्य। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण साझेदारी बढ़ाने, स्वैच्छिक क्षतिपूर्ति करने तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का लक्ष्य रखा गया। बान सम्मेलन 2018 जर्मनी। कार्बन स्पेस कार्बन बजट। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा संकल्पना। औद्योगिक क्रांति से 21वीं सदी के अंत तक वायुमंडल में CO2 समाहित करने की क्षमता को कार्बन स्पेस कहते हैं। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार क्षमता 2000 गीगाटन। 1760 से 21वीं सदी के अंत तक वायुमंडल 2900 गीगाटन CO2। 1760 2011 1900 गीगाटन। 2011 से 21वीं सदी का अंत 1000 गीगाटन CO2 उत्सर्जन करने की अनुमानित। टेलनोवा वार्ता फिजी तथा प्रशांत द्वीपीय देशों में प्रचलित एक बोली। पारदर्शी सहभागी समावेशी वार्ता। टेलनोवा वार्ता में कार्बन व्यापार के पारदर्शी होने की मांग की गई, जिस पर विकसित देशों का प्रभाव बना हुआ है। जलवायु आपातकाल यह मानक रूप से परिभाषित नहीं है, जब पर्यावरणीय निम्नकणीय प्रदूषण का संचयी प्रभाव प्रणालियों के संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दे तो जलवायु आपातकाल की घोषणा की जाती है। ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जिसने 2020 में जलवायु आपातकाल की घोषणा की। उसके बाद आयरलैंड ने भी जलवायु आपातकाल की घोषणा की। इसका उद्देश्य जलवायु के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को बढ़ाना तथा तात्कालिक राहत के कदम उठाना। जैव विविधता संरक्षण पर सम्मेलन 1992 CBD। 2010 नागोया प्रोटोकॉल। 2014 प्योंगयांग प्रोटोकॉल। 2000 कोर्टेजिना प्रोटोकॉल। 2012 हैदराबाद प्रोटोकॉल। 2016 कैनकुन प्रोटोकॉल। 2020 बीजिंग प्रोटोकॉल चीन में। CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। 1993 से प्रभावी।
196 पक्षकार देश, 168 देश के हस्ताक्षर। उद्देश्य संरक्षण, सतत उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत का पक्षकार एवं हस्ताक्षर करता। भारत ने 1994 में हस्ताक्षर किया और 2004 से लागू किया। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल 1999 में कोलंबिया के शहर कार्टेजेना में प्रस्तावित। जनवरी 2000 में सम्मेलन मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में हुआ। 11 सितंबर 2003 से लागू। 3 महत्वपूर्ण बिंदु। जैव पायरेसी को रोकना, जैव संसाधनों के लाभ का वितरण, जीन रूपांतरित उत्पादों के व्यापार का नियमन। नागोया प्रोटोकॉल 2010 एक 10 वर्षीय कार्यनीति है। 2010 से 2020 दो प्रकार का समझौता। आनुवांशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल, यह कार्टेजेना प्रोटोकॉल का विस्तार रूप है। जैव विविधता पर आईची लक्ष्य, यह एक 20 सूत्री कार्यक्रम है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण से 5 भागों में बटा है। पहला, जैव विविधता के विनाश के कारण का पता लगाना, जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में क्षमता का निर्माण करना।